हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड आज हमारा पाठ्यक्रम चतुर्थ खंड का ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हमने शाला पूर्व शिक्षा परिचय के बारे में कंप्लीट 150 क्वेश्चन का ये एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके बाकी के जो वीडियो हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड का जो पार्ट 1 वीडियो है, इन सब की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, या कि डायरेक्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में जा कर के भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज शाला पूर्व शिक्षा परिचय से संबंधित जो हमारा चैप्टर है वो ये है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से टोटल आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पे जो मुख्य विषय है हमारा वो है शाला पूर्व शिक्षा परिचय, और इसका जो उप विषय है तो ये है कि शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियाँ और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। दोस्तों, इतने टॉपिक हैं जो कि इस मुख्य विषय के उप विषय हैं, ठीक है। और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हमने कंप्लीट क्वेश्चन कवर किया है। 150 क्वेश्चन में हमने इन सब को कंप्लीट कर दिया है। और ये अगर आप ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 12 नंबर मिल ही जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर फिर हमको नहीं लगता कि बोर्ड और कुछ आपसे पूछेगा इस लेवल में, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन है औपचारिक शिक्षण पद्धति, अनुभवात्मक और खेल आधारित शिक्षण, रटने पर आधारित शिक्षण, या केवल साक्षरता पर केंद्रित शिक्षण। तो दोस्तों, शाला पूर्व शिक्षा की जो मुख्य विशेषता है वो है अनुभवात्मक और खेल आधारित शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शाला पूर्व शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों की समग्र विकास यात्रा को प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्री स्कूल एजुकेशन, जिसको हिंदी में शाला पूर्व शिक्षा कहते हैं ना, उसी को इंग्लिश में प्री स्कूल एजुकेशन कहते हैं। तो प्री स्कूल एजुकेशन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला सिद्धांत कौन सा है? अब यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिकों के, ये शिक्षा वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और उनके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। तो जो सबसे प्रभावित करने वाला सिद्धांत है वो कौन सा है? पहला है पावलाव का कंडीशनिंग सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, स्किनर का ऑपरेटेंट कंडीशनिंग सिद्धांत, या थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए ये पूरे टॉपिक को कवर करके 150 क्वेश्चन कलेक्ट किया है। और आप 150 क्वेश्चन में देखिए कि आपके टोटल कितने नंबर के सही हो रहे हैं, और आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और कुछ लोगों का कहना है कि ये क्वेश्चन का लेवल जो है तो बहुत इजी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है तो इजी नहीं है। बोर्ड जो है तो आपसे इसी लेवल के क्वेश्चन करेगा, और जो आपके एग्जाम में आएंगे इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसी लेवल से तैयारी करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाई लेवल में या ज़्यादा लो लेवल में जाएंगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जो क्वेश्चन का लेवल है वो यही बरकरार रखिए, और इसी लेवल के आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन करिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि कंप्लीट क्वेश्चन कराते हैं, दूसरे टॉपिक का दूसरे टॉपिक में मिलाकर कराते हैं। क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो कराता हूं तो एक सिलेबस को एक सीक्वेंस में कराता हूं, और प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक क्वेश्चन को उठाता हूं, और हर टॉपिक का अब मैं अलग अलग आपको क्वेश्चन देता हूं। तो अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए यूजफुल है
तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके और कंप्लीट सीक्वेंस में वीडियो देख सकते हैं और पूरे MCQ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा का कौन सा लाभ नहीं है? शाला पूर्व शिक्षा का कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक कौशलों का विकास, रचनात्मकता का विकास, पेशेवर दक्षता में वृद्धि या आत्मनियंत्रण का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशेवर दक्षता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसे पर डे आपके लिए महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड कंप्लीट ट्यूटोरियल लाता हूं। और पर डे हमारी वीडियो सुबह 6:30 बजे अपलोड हो जाती है। किसी दिन या कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, थोड़ा सा टाइम इशू हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हर सुबह 6:30 बजे आपको हम अपनी वीडियो दे दें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कंटेंट बनाने में भी टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे लेट हो जाता है, लेकिन हाँ देते ज़रूर हैं। आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शाला पूर्व शिक्षा की नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कौन सी योजना सबसे अधिक योगदान देती है? सर्व शिक्षा अभियान, आंगनवाड़ी योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या बाल श्रम निषेध अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंगनवाड़ी योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में से कौन शाला पूर्व शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शाला पूर्व शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? भाषा विकास, गणितीय अवधारणाओं का शिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण या सामाजिकता का विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक प्रशिक्षण। क्योंकि शाला पूर्व शिक्षक की बात कर रहा है ना, तो शाला पूर्व शिक्षा मतलब कि जो बच्चे स्कूल में नाम नहीं लिखाते हैं उनको स्कूल की हैबिट डालने के लिए आंगनवाड़ी में उनको भर्ती कराया जाता है, उनका एडमिशन कराया जाता है। तो उनके लिए औद्योगिक प्रशिक्षण कोई मायने नहीं रखता है कि उनके लिए अभी औद्योगिक प्रशिक्षण क्या है। उनको तो अभी सिर्फ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे भाषा विकास, जोड़ घटाना थोड़ा बहुत है ना, इन सब चीज़ों में उनका ये महत्वपूर्ण घटक होता है। औद्योगिक विकास से उनका भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शाला पूर्व शिक्षा की बात कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शाला पूर्व शिक्षा की प्रभावशीलता को प्रभावित नहीं करता है? क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, प्रभावित करता है या नहीं करता है, इसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कौन सा कारक है जो शाला पूर्व शिक्षा की प्रभावशीलता को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन है शिक्षक का प्रशिक्षण, माता पिता की शैक्षिक पृष्ठभूमि, कक्षा का आकार या छात्र का जातिगत वर्गीकरण। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, छात्र का जातिगत वर्गीकरण शाला पूर्व शिक्षा की प्रभावशीलता को प्रभावित नहीं करता है। बाकी चीज़ें प्रभावित करती हैं। अगर जो शिक्षक है अगर वो उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनको इंगेज करना है, तो ये प्रभावित कर सकती है। माता पिता अगर मान लीजिए कि पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़ाई के महत्व को नहीं समझते हैं तो इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए छोटी कक्षा है, मतलब जो कमरे का आकार है वो छोटा है, इससे भी बच्चे क्या है कि उसमें घुटन महसूस करते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो शाला पूर्व शिक्षा की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, लेकिन जो छात्र का जातिगत वर्गीकरण है, अगर यहाँ कास्टिज्म की बात आती है तो ये प्रभावित नहीं करता, क्योंकि शाला पूर्व शिक्षा में या कि स्कूल में किसी भी जाति का या किसी भी वर्ग का जो बच्चा है वो जा सकता है, पढ़ सकता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में कौन सी अधिगम विधि सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो बाल्यावस्था में जो सबसे अधिक प्रभावी अधिगम विधि होती, अधिगम मतलब होता है दोस्तों सीखने की विधि, है ना। तो सीखने की विधि जो सबसे प्रभावी होती है वो है अनुभवों के माध्यम से सीखना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको जो आंसर देना है
तो क्वेश्चन को पढ़ के और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के ज़्यादा करीब है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि हमने किस लेवल के क्वेश्चन तैयार किए हैं, और आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, और ये भी हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार शाला पूर्व शिक्षा के दौरान बच्चों में कौन सा संज्ञानात्मक चरण विकसित होता है। ऑप्शन है संवेदी गति चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्व संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शाला पूर्व शिक्षा के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी बाधा क्या मानी जाती है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है दोस्तों, ये उपरोक्त सभी हैं। अगर संसाधन की उपलब्धता नहीं है, ये भी एक बाधा है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, ये भी एक बाधा है। माता पिता की उदासीनता, ये भी एक बाधा है। मतलब उपरोक्त सभी ये बाधा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शाला पूर्व शिक्षा के लिए प्रस्तावित आयु समूह क्या है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 जिसको कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत जो पूर्व शिक्षा के लिए प्रस्तावित आयु है वो क्या निर्धारित की गई है। 3 से 6 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को जो है तो प्रस्तावित की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस शिक्षा शास्त्री से संबंधित है। ऑप्शन है जॉन डेवी, मारिया मोटेंसरी, थार्नडाइक या बर्ट्रैंड रसेल। तो इसका राइट आंसर है जॉन डेवी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा इन्होंने दिया था जॉन डेवी ने। अगला क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा में गतिविधि आधारित अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अच्छे शाला पूर्व शिक्षण वातावरण का हिस्सा नहीं है। तो अच्छे शाला पूर्व शिक्षण वातावरण का हिस्सा नहीं है कौन सा। शिक्षण के लिए कठोर अनुशासन। देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा है उसको आप स्कूल से पहले उसकी हैबिट डालना चाहते हैं कि अगर वो पढ़ाई करे, और अगर उसको शुरू से ही कठोर अनुशासन देंगे तो वो क्या है कि वो उसमें रुचि नहीं रखेगा, है ना। इसलिए अनुशासन होना चाहिए पर इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें जो है तो वातावरण का हिस्सा है। एक अच्छे शाला पूर्व शिक्षण का वातावरण का हिस्सा है कि खुले और रंगीन कक्ष होने चाहिए जिससे बच्चों का मन लगा रहता है, खेलते हैं। खेल और गतिविधि आधारित अधिगम होना चाहिए, और शिक्षक और बच्चों के बीच सकारात्मक संबंध होना चाहिए। लेकिन अगर कठोर अनुशासन आपने अपनाया है तो फिर बच्चों का इसमें मन नहीं लगता है और वो पढ़ाई से दूर भागते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शाला पूर्व शिक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। तो इसका जो सर्वोत्तम तरीका है वो है माता पिता और शिक्षकों की सहभागिता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाटक और नाट्य कला का शाला पूर्व शिक्षा में क्या महत्व है। नाटक और नाट्य कला का शाला पूर्व शिक्षा में क्या महत्व है। तो इसका महत्व है भाषा विकास और रचनात्मकता के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शाला पूर्व शिक्षा का प्रमुख कार्यान्वयन निकाय कौन सा है। कार्यान्वयन निकाय कौन सा है। तो वो है NCERT। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास क्षेत्र जिसको ZPD कहते हैं शॉर्ट में। तो वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास क्षेत्र का शाला पूर्व शिक्षा में क्या योगदान है। तो इनका जो योगदान है कि बच्चे अपनी क्षमता से अधिक सीख सकते हैं जब उन्हें सही समर्थन मिले, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा में खेल आधारित शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह बच्चे के समग्र विकास में सहायक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत भारत सरकार शाला पूर्व शिक्षा के लिए कार्य कर रही है? कौन सी योजना के तहत? समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्य कर रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयु अनुरूप शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयु अनुरूप शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कि शिक्षा को उनकी संज्ञानात्मक और मानसिक विकास अवस्था के अनुकूल बनाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आयु अनुरूप शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है क्या है? कि शिक्षा को उनकी संज्ञानात्मक और मानसिक विकास अवस्था के अनुकूल बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आयु अनुरूप शिक्षण को किस रूप में अपनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पे 10+2 संरचना को जारी रखते हुए, ऑप्शन बी है 5+3+3+4 संरचना को अपनाते हुए, केवल कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, या केवल व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देते हुए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5+3+3+4 संरचना को अपनाते हुए। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले आयु अनुरूप सीखने की अवधारणा पर अनुसंधान किया? जीन पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या थॉर्नडाइक? इसका राइट आंसर है जीन पियाजे। जीन पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास क्षेत्र, अभी जो आपने ZPD पढ़ा ना, वाइगोत्स्की का नियम, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे कि ZPD का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र। तो ये समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किससे जुड़ी है? वाइगोत्स्की से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टिकोण से 3 से 6 वर्ष के बच्चों में किस प्रकार की सीखने की प्रवृत्ति होती है? तो ये होती है संवेदी और गतिविधि आधारित सीखने में रुचि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक चरण पूर्व प्रारंभिक शिक्षा स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त है? तो ये क्या उपयुक्त है? खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयु अनुरूप शिक्षण में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आयु अनुरूप शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है बच्चों की व्यक्तिगत क्षमता और रुचि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो ये है खेल, गतिविधियों और कहानियों के माध्यम से सीखना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकगणितीय कौशल किस आयु समूह के बच्चों में तीव्रता से विकसित होते हैं? तो ये किस में होते हैं? 8 से 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकगणितीय कौशल, ठीक है, जो तीव्रता से विकास होता है इन बच्चों में जो 8 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो ये मानी जाती है व्यावहारिक प्रयोग और परियोजना आधारित शिक्षा। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण किस आयु वर्ग से संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है, बिना स्किप किए देखना है। अगर आप कंप्लीट 12 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं इस टॉपिक से तो, है ना, और 150 क्वेश्चन आप पूरा देखिए और अपने आप को इवैल्यूएट करिए और बताइए कि आपका टोटल कितने नंबर का सही हुआ है और कितने नंबर का गलत हुआ है। ठीक है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी का लेवल है वो क्या है। और अगर आपको मान लीजिए कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्योंकि वीडियो डाला है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार वीडियो देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेटाकॉग्निशन की अवधारणा किस आयु वर्ग के बच्चों में विकसित होती है? तो ये विकसित होती है
12 वर्ष से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के लिए नाटक और रोल प्ले सर्वश्रेष्ठ शिक्षण तकनीकी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 3 से 6 वर्ष के लिए। ठीक है, जो नाटक और रोल प्ले है तो ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षण तकनीकी मानी जाती है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान कौशल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिसको कहते हैं, तो समस्या समाधान कौशल मुख्य रूप से किस उम्र में विकसित होता है? तो ये विकसित होता है 8 से 12 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सामाजिक और भावनात्मक विकास शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कब होता है? तो ये होता है पूरे शैक्षणिक जीवन में। पूरे शैक्षणिक जीवन में सामाजिक और भावनात्मक विकास जो है तो महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर के खोज आधारित शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किस आयु वर्ग के लिए अधिक प्रभावी है? तो जो ब्रूनर है, ब्रूनर एक शिक्षा शास्त्री हैं और उनके खोज आधारित शिक्षण जो है, जो डिस्कवरी लर्निंग है, तो इसका जो सिद्धांत है तो किस आयु वर्ग के लिए अधिक प्रभावी है? 11 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये किया गया है बैंडूरा के द्वारा। ठीक है, बैंडूरा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों में कौन सा संज्ञानात्मक कौशल विकसित होता है? तो ये होता है अमूर्त तर्क क्षमता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संक्रमणीय चरण किस स्तर पर आता है? ट्रांजिशन स्टेट जिसको कहते हैं, तो ये आता है 11 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आयु अनुरूप शिक्षण का सफल कार्यान्वयन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये करता है बच्चे की मानसिक और संज्ञानात्मक क्षमता पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की मानसिक क्षमताएं मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती हैं? केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर, या शिक्षण की योग्यता पर? तो ये दोस्तों आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करती है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं बड़े बड़े हैं, तो उनमें से हम सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सभी ऑप्शन को पढ़ने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसीलिए हम जो बड़े ऑप्शन होते हैं तो उसमें से सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को ही हम पढ़ के सुना देते हैं आपको अगर पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? तो जीन पियाजे के अनुसार जो पहला चरण है वो है संवेदी गतिक चरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि बच्चे की वर्तमान क्षमता और उसकी संभावित क्षमता के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अनुकूली शिक्षण एडॉप्टिव लर्निंग जिसको कहते हैं, अनुकूली शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? 5, 6, 7 या 8? तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार टोटल 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है और 8 प्रकार ये है। देखिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतः पारस्परिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि और नैसर्गिक बुद्धि। ये टोटल 8 प्रकार की बुद्धि है जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में कौन सा संज्ञानात्मक कौशल प्रमुख रूप से विकसित होता है?
तो ये विकसित होता है भाषा और कल्पना शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आप दे लेंगे तो आप वीडियो पॉज करने के बाद आप उसका कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद फिर कमेंट करने के बाद देखिएगा कि क्या आपके द्वारा कमेंट किया गया आंसर करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तभी तो आप अपने आप को इवेलुएट कर पाएंगे कि अगर इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो क्या आप कितने नंबर के सही करके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के सीखने का नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के सीखने का नियम में प्रमुख नियम कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन भी है कि थॉर्नडाइक के सीखने का नियम, मतलब सीखने का जो नियम दिया है वो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि थॉर्नडाइक के सीखने का नियम में प्रमुख नियम कौन सा है। तो प्रमुख नियम क्या है, उपरोक्त सभी हैं। प्रभाव का नियम भी है, अभ्यास का नियम है और तत्परता का नियम है। ये टोटल 3 नियम ही है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में, लॉ ऑफ लर्निंग में। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रीडीनेस। अगला क्वेश्चन है कौन सा कारक बच्चे के सीखने की गति को प्रभावित कर सकता है। पारिवारिक वातावरण, पोषण, प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्तर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो बच्चे के सीखने की गति को प्रभावित कर सकता है ना, ये सभी कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण भी कर सकता है, पोषण भी कर सकता है और प्रेरणा स्तर भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है संकेत अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। जो साइन लर्निंग है, साइन लर्निंग जिसके संकेत के माध्यम से जो सीखने का सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो दिया था टालमैन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों में समस्या समाधान कौशल मुख्य रूप से किस उम्र में विकसित होती है। तो ये विकसित होती है 7 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, जिसको साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता किस कारक पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है बच्चे के जैविक आयु पर और पर्यावरणीय अनुभवी पर, दोनों पर करती है। ए और बी दोनों पर निर्भर करती है मनोवैज्ञानिक परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था में भाषा विकास का कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये होता है 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों में आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित करने के लिए कौन सी विधि प्रभावी होती है। तो ये सबसे प्रभावी विधि जो है वो है सकारात्मक प्रेरणा और मार्गदर्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखते हैं। तो ये बताता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, यही सिद्धांत ये बताता है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आधिकारिक पालन पोषण शैली का बच्चे के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो आधिकारिक पालन पोषण शैली है तो इसका बच्चे के मानसिक विकास पर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है, यही प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है वो है खुली चर्चा और प्रयोगों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप करके देखा, वीडियो बढ़ा के देखा, तो फिर ये पूरे चैप्टर आपके कवर नहीं हो पाएंगे। फिर आप मत बोलिएगा कि हमसे ये चैप्टर नहीं बना या ये वाले क्वेश्चन छूट गए हैं। इसलिए बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि कंप्लीट टॉपिक मैंने कवर किया है चतुर्थ खंड का, ये पार्ट 2 वीडियो में। अगला क्वेश्चन है 6 से 12 वर्ष के बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। वो क्या है, वो है समूह गतिविधियां और सहयोगात्मक खेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है बाल अधिगम में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है। बाल अधिगम में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है कि प्रारंभ में सहायता देना और धीरे धीरे स्वतंत्र बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीखने की शैली से क्या आशय है। सीखने की शैली से क्या आशय है। इसका आशय है बच्चों की भिन्न भिन्न सीखने की प्रवृत्तियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आत्म प्रेरित सीखने को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। बच्चों को सीखने की स्वतंत्रता देना चाहिए। अगर बच्चा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को सीखने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास के किस चरण में बच्चे की मोटर स्किल्स सबसे अधिक विकसित होती है। तो ये विकसित होती है बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गत्यात्मक विकास, जिसको मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, गत्यात्मक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है उपरोक्त सभी पर, आनुवांशिकता पर भी, पोषण और शारीरिक गतिविधि पर भी निर्भर करता है, पर्यावरणीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सकल मोटर कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल जिसको कहते हैं, सकल मोटर कौशल के अंतर्गत कौन सी गतिविधि आती है। तो ये आती है दौड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संवेदी गति अवस्था में बच्चा मुख्य रूप से किस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। तो ये सीखता है संवेदना और गति के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुप्त अवस्था का संबंध किस विकासात्मक चरण से है। तो ये है बाल्यावस्था से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आयु वर्ग में बच्चों की सूक्ष्म मोटर कौशल विकसित होने लगती है। तो ये विकसित होने लगती है 2 से 5 वर्ष के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था के दौरान मांसपेशियों की शक्ति और समन्वय में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो इसमें जो प्रमुख कारण है वो है हार्मोनल परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु की प्राथमिक परावर्त प्रतिक्रिया कब तक रहती है। तो ये रहती है जन्म से 6 महीने तक। जन्म से लेकर 6 महीने तक प्राथमिक परावर्तन की प्रतिक्रिया बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है बच्चे के गत्यात्मक विकास का सही क्रम क्या है। जो गत्यात्मक विकास होता है बच्चे का, तो इसका सही क्रम क्या है। सिर पकड़ना, बैठना, चलना, रेंगना, या रेंगना, चलना, दौड़ना, बैठना, या सिर पकड़ना, बैठना, रेंगना, चलना, या बैठना, सिर पकड़ना, रेंगना, चलना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिर पकड़ना, बैठना, रेंगना और फिर चलना। ठीक है। जैसे बच्चे जब उनका गत्यात्मक विकास होता है, मतलब वो जब चलने की स्थिति में होते हैं तो डायरेक्ट नहीं चलने लगते हैं। पहले क्या होता है कि वो सिर पकड़ते हैं अपना, और सिर पकड़ के बैठने की कोशिश करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या है, अगर बैठने लगते हैं तो क्रॉलिंग करते हैं, है ना, घुटनों के बल चलना जिसको कहते हैं, उसको रेंगना, मतलब वो क्रॉलिंग कहलाती है। और क्रॉलिंग के बाद फिर वो क्या करते हैं, चलने लगते हैं। ठीक है। तो यही इसका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पोषक तत्व की कमी से बच्चों में हड्डियों का विकास प्रभावित हो सकता है। तो यह है कैल्शियम और विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गत्यात्मक असंतुलन मुख्य रूप से किस कारण से हो सकता है। तो ये हो सकता है उपरोक्त सभी कारणों से। न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से भी होता है, अपर्याप्त पोषण से भी होता है, और शारीरिक व्यायाम की कमी से भी गत्यात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में हाथ आँख समन्वय सबसे अधिक किस गतिविधि में विकसित होता है। तो हाथ आँख जो समन्वय है, इसका जो विकास है तो पेंटिंग करने के दौरान सबसे अधिक विकसित होता है, क्योंकि
जब कोई बच्चा पेंटिंग करता है ना, तो उस समय उसका हाथ, उसकी आँख, ये सब एक कोऑर्डिनेशन में रहती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर है पेंटिंग करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गत्यात्मक विकास के लिए कौन सा अभ्यास सबसे प्रभावी है? तो ये है योग और व्यायाम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के शारीरिक विकास में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलन कौशल किस आयु में विकसित होने लगती है? तो ये विकसित होती है 2 से 3 वर्ष के बीच में, संतुलन कौशल, बैलेंस स्किल जिसको कहते हैं। अगला है, खेलों और शारीरिक गतिविधियों का बच्चों के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये है न्यूरॉन कनेक्शन को बढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की स्मृति किस प्रकार की गतिविधियों से विकसित होती है? तो ये होती है दोहराव और अभ्यास से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के मापन के लिए निम्न में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है? ऊंचाई, वजन, आईक्यू या बॉडी मास इंडेक्स? तो जो यहाँ पे आईक्यू है ये कोई संकेतक नहीं है शारीरिक विकास को मापने के लिए, बाकी ऊंचाई, वजन और बॉडी मास इंडेक्स है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में गत्यात्मक विकास के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? तो जो सबसे प्रभावी गतिविधि है वो है क्रॉलिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर नियोजन का क्या अर्थ है? तो मोटर नियोजन का अर्थ है किसी गतिविधि को करने से पहले मस्तिष्क द्वारा उसकी योजना बनाना। मोटर नियोजन का काम ये होता है, मोटर नियोजन का ये मतलब होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कौन सा चरण अमूर्त तर्क के विकास से संबंधित है? तो ये है संबंधित औपचारिक संक्रियात्मक चरण से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कीमा का अर्थ क्या है जिसे पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में परिभाषित किया है? तो स्कीमा का जो अर्थ है वो है मानसिक ढांचे जो अनुभवों को व्यवस्थित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मनोवैज्ञानिक जॉन ऑफ प्रिंसिपल डेवलपमेंट का विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये किए हैं लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, कहीं कहीं दोस्तों आपको इनका नाम पूरा मिलेगा लेव वाइगोत्स्की या कहीं कहीं वाइगोत्स्की बस मिलेगा, तो दोनों का मतलब वही होता है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो यहाँ पे जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है वो है रक्त समूह। बाकी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अनुभव, आनुवंशिकता और पर्यावरण, लेकिन रक्त समूह प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ठोस संक्रियात्मक चरण का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक दर्शन, इमेजिनरी ऑडियंस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, और कंप्लीट देखिएगा। टोटल 150 क्वेश्चन में बताइए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनिमिज्म किस संज्ञानात्मक अवस्था का एक प्रमुख लक्षण है? तो ये है पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण संवेदी गतिक चरण से संबंधित है? तो संवेदी गतिक चरण से जो संबंधित है वो है कि बच्चा छुपी हुई वस्तुओं को देख नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक असंतुलन का क्या अर्थ है?
संज्ञानात्मक असंतुलन का अर्थ है कि जब नई जानकारी से वर्तमान जानकारी से मेल नहीं खाता है तब उसको संज्ञानात्मक असंतुलन कहा जाता है। कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम, पता नहीं दोस्तों क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी अब नहीं कर पा रहे हैं, आप करके बताइएगा क्या लिखा है। डाइस्क्वाइलिब्रियम ऐसे कुछ पढ़ेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्राइवेट स्पीच का क्या कार्य होता है? तो प्राइवेट स्पीच का जो कार्य होता है आत्मनिर्देशन और समस्या समाधान को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संरचनावाद के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो ये एक सक्रिय होती है। ऑप्शन नंबर बी एक्टिव, सक्रिय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेटाकॉग्निशन का क्या अर्थ है? तो मेटाकॉग्निशन का अर्थ है अपनी सोच को समझना और नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का एक उदाहरण है? तो यह है बच्चा नई अवधारणाओं को सीखता और समस्याओं को हल करता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस चरण में विकसित होती है? तो ये विकसित होती है ठोस संक्रियात्मक चरण में। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा सोचने के लिए बाहरी सहायता का उपयोग करता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सामाजिक संज्ञानात्मक समर्थन। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक संज्ञानात्मक समर्थन। अगला है, एडाप्टेशन के कितने घटक होते हैं? तो एडाप्टेशन के 2 घटक होते हैं, अनुकूलन और समायोजन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इस बार भी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एडाप्टेशन होता है ये उसके मुख्य 2 घटक होते हैं जिसको अनुकूलन और समायोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन का क्या अर्थ है? तो समायोजन का अर्थ है नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना को बदलना। नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना को बदलना समायोजन का अर्थ होता है। अगला है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव तर्क का विकास किस चरण में होता है? तो ये होता है औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक लचीलापन का एक उदाहरण है? तो जो संज्ञानात्मक लचीलापन का एक उदाहरण है वो है किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करना। किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करना ही संज्ञानात्मक लचीलापन है। अगला क्वेश्चन है, संकेत अधिगम का क्या अर्थ है? तो संकेत अधिगम का अर्थ है अधिगम जो तब प्रकट होता है जब उसकी आवश्यकता होती है। संकेत अधिगम का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या है कि अधिगम जो तब प्रकट होता है जब उसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अधिगम किस कारक पर निर्भर करता है? तो नोम चॉम्स्की के अनुसार जो भाषा अधिगम है तो ये निर्भर करता है वंशानुगत पर, भाषाई उपकरण, और ये एक लैड है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो ये वंशानुगत पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रियात्मकता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये है लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्किनर, जिनको पूरा नाम जिनका है BF स्किनर, तो स्किनर का भाषा विकास से संबंधित व्यवहारवादी सिद्धांत क्या बताता है? तो ये बताता है कि भाषा केवल अनुकरण और प्रतिफल से सीखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भाषा विकास की कौन सी अवस्था में बच्चा बड़बड़ाने लगता है, बबलिंग करता है? तो किस अवस्था में बच्चा ऐसा करता है?
ये करता है शैशव अवस्था में, इन्फेंसी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेलीग्राफिक भाषण की विशेषता क्या है? तो टेलीग्राफिक भाषण की विशेषता होती है केवल संज्ञा और क्रिया का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाषा के विकास में सार्थक शब्दावली का क्या अर्थ है? तो सार्थक शब्दावली का अर्थ है शब्दों के अर्थ और उनके प्रयोग को समझना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्फोलॉजी का क्या अध्ययन करता है? या मार्फोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो ये मार्फोलॉजी करता है शब्दों की संरचना और रूपांतरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है छोटे बच्चों द्वारा शब्दों का अत्यधिक सामान्यीकरण किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है व्याकरणिक विकास की प्रक्रिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चा कुत्ते को सभी 4 पैरों वाले जानवरों के लिए उपयोग करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अति सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भाषा विकास में सहायता प्राप्त अधिगम का क्या अर्थ है? तो भाषा प्राप्त अधिगम का जो अर्थ है भाषा विकास में, इसका है कि बच्चे को भाषा सीखने के लिए संरचित समर्थन देना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा, भूलिएगा मत। ठीक है। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करते रहें वीडियो को। और अगर अब चैनल अच्छा लग रहा हो और वीडियो का लेवल, क्वेश्चन का लेवल आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों में द्विभाषी अधिगम का मुख्य लाभ क्या है? तो द्विभाषी अधिगम का जो मुख्य लाभ है वो है संज्ञानात्मक लचीलापन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवधि का क्या महत्व है? तो संवेदनशील अवधि का जो महत्व है यह वह समय है जब भाषा अधिगम सबसे प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषाई निर्धारण परिकल्पना का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है भाषा सोच को प्रभावित करती है। सोच भाषा को प्रभावित नहीं करती, भाषा सोच को प्रभावित करती है। ये किसका तात्पर्य है? भाषाई निर्धारण परिकल्पना का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाषा विकास की सांकेतिक अवस्था में बच्चा कैसे संवाद करता है? तो ये क्या करता है? एक शब्द से पूरी बात व्यक्त करके। भाषा विकास की जो सांकेतिक अवस्था है तो बच्चा कैसे संवाद करता है कि एक शब्द से पूरी बात व्यक्त करके ही संवाद करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? तो वो है जलवायु। बाकी सभी जो है कारक प्रभावित करते हैं लेकिन जलवायु जो है तो प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है ध्वन्यात्मक जागरूकता का क्या अर्थ है? तो ध्वन्यात्मक जागरूकता का अर्थ है शब्दों की ध्वनियों को पहचानना और उनमें भेद करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सी अवधारणा द्विभाषी बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह है भाषा स्विचिंग। जो सबसे महत्वपूर्ण है द्विभाषी बच्चों के लिए वो है भाषा स्विचिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के व्याकरणिक विकास का संकेत है? तो इसका राइट आंसर है बच्चा वाक्य बनाना शुरू कर देता है। अगर उसको ग्रामेटिकल डेवलपमेंट का नॉलेज है, ग्रामेटिकल नॉलेज है तो फिर वो बच्चा जो है तो वाक्य बनाना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भाषा के विकास में संरचनावाद का क्या महत्व है? तो संरचनावाद का महत्व है भाषा के विकास में यह भाषा अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाषा विकास का जो मुख्य उद्देश्य है
वो है सामाजिक संपर्क और संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विकास की प्रक्रिया में अनुकूलन का क्या अर्थ है? तो अनुकूलन का जो अर्थ है वो है बच्चे द्वारा सामाजिक नियमों और मूल्यों को सीखना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के अनुसार शैशव अवस्था में मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास का विकास किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है माता पिता या देखभालकर्ता की देखभाल की गुणवत्ता पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख पहलू है? तो ये है अनुकरण और पर्यवेक्षणीय अधिगम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने व्यवहार को दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं? ये कौन सा सिद्धांत बताता है? ये बताता है बंधुरा का सामाजिक अधिगम। ठीक है, ये यहाँ पे बंधुरा लिखा है, कहीं बंडूरा लिखा होता है, कहीं बंदूरा लिखा होता है, तो दोनों तीनों का मतलब यही होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में भूमिका ग्रहण का क्या अर्थ है? तो बाल्यावस्था में भूमिका ग्रहण का जो अर्थ है वो है कि बच्चे का विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं को समझना और अपनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व सम्मेलन स्तर में बच्चे किस आधार पर निर्णय लेते हैं? तो बच्चे निर्णय लेते हैं केवल व्यक्तिगत मूल्यों और आंतरिक नैतिकता के आधार पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, अगला नंबर है, सहकर्मी समूह बच्चे के सामाजिक विकास में किस प्रकार सहायक होता है? तो ये होता है यह सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया है ना कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जो अवधारणा है किसने दिया है? तो ये दिया है डैनियल गोलमैन ने। ठीक है, डैनियल गोलमैन ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक और भावनात्मक विकास में बाधा डाल सकता है? तो ये डाल सकता है परिवार में अत्यधिक विवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास में स्वायत्तता बनाम संदेह का संघर्ष किस आयु वर्ग में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है 1 से 3 वर्ष के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई कमेंट होता है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। कोई पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट को हम रिप्लाई करें। ठीक है, और ये तो आपको कमेंट करना ही है कि आपको इसमें टोटल कितने नंबर मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या है? तो सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण है नई और मौलिक सोच की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक सोच का कौन सा घटक नहीं है? तो ये है अभिसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है? तो सबसे प्रभावी विधि जो मानी जाती है वो है आलोचनात्मक सोच और प्रयोगात्मकता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य बोध का विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? तो सौंदर्य बोध का जो विकास है तो प्रभावित होता है कला, संगीत और प्रकृति के अनुभवों से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता के विकास के लिए सहायक नहीं है? तो ये सहायक नहीं है बच्चों को नए विचार व्यक्त करने से रोकना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके और ऑप्शन पढ़िए, और ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर करेक्ट आंसर को कमेंट कर सकते हैं या अपने मन में सोच सकते हैं कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है,
अगर आप लिख लिख कर और ऐसा चेक करेंगे तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सृजनात्मकता और नवाचार में मुख्य अंतर क्या है? तो सृजनात्मकता और नवाचार में मुख्य अंतर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए कि सृजनात्मकता विचार उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, जबकि नवाचार उन विचारों को व्यवहारिक रूप देना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में सृजनात्मकता अधिक विकसित होती है? तो ये होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिसारी चिंतन का उदाहरण है? तो अभिसारी चिंतन का उदाहरण है कि किसी समस्या के लिए एक निश्चित उत्तर खोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिवर्जेंट थिंकिंग। डिवर्जेंट थिंकिंग का क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सृजनात्मक सोच और नए विचार उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा तत्व सौंदर्य बोध के विकास में सहायक होता है? तो ये होता है प्रकृति, कला और संगीत का अनुभव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाल सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो बाल सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने के अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक बच्चों की सृजनात्मकता को बाधित कर सकता है? तो ये कर सकता है आलोचना का डर और कठोर अनुशासन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स का क्या अर्थ है? तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स का अर्थ है कि किसी समस्या को हल करने के लिए रचनात्मक और नया दृष्टिकोण अपनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सौंदर्य बोध विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कला, संगीत और सौंदर्य की सराहना करने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ये है विविध और खुले आधारित प्रश्नों का उपयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सी बुद्धि सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है दृश्य स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक दमन का बच्चों की सृजनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर साइकोलॉजिकल सप्रेशन है तो इसका जो है तो बच्चों के सृजनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि सोचने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता को बाधित करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कला शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो कला शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है रचनात्मकता और सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ है बच्चों की रुचि और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में शाला पूर्व शिक्षा को औपचारिक रूप से किस नीति के तहत अधिक महत्व दिया गया है? तो ये दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके तहत जो है तो अधिक महत्व दिया गया है शाला पूर्व शिक्षा को औपचारिक रूप से। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं और आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर के सही हुए हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।